वेलकम डियर स्टूडेंट। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं यशवंत सिंह और आज हम अध्ययन करेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की कड़ी में हमने थांडाइक का अधिगम सिद्धांत पढ़ा और आज अध्ययन करेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आज का टॉपिक है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया। यहाँ शॉर्ट समरी आप देख सकते हैं स्किनर के बारे में। स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और ये थ्योरी इन्होंने 1938 में दी। उस समय स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, चूहों पर, कबूतरों पर बहुत सारे प्रयोग किए और सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ स्किनर। तो ये स्किनर के सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम थे, तो इसके भी बहुत सारे नाम हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपके बीएड में तो कोई बात नहीं। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, किसी कंपटीशन में आप जाते हैं, लाइक सी टेट, एमपी टेट, जिसे आप लोग संविदा वर्ग 3 कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो अलग, जैसे आ गया कि नैमित्तिक सिद्धांत, एथिक्स थ्योरी किसकी है। तो अब आपने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है, आपने तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत पढ़ा है कि ये स्किनर का है, इसलिए हमें ये नाम जानना जरूरी है। यहाँ करीब 11 नाम मैंने दिए हैं और भी कुछ नाम हो सकते हैं। कोशिश की है कि सारे नाम हो जाएं, लेकिन अभी भी और भी कुछ नाम हैं इसके। पहला नैमित्तिक सिद्धांत, एथिक्स थ्योरी। दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी। देखिए कंफ्यूज मत होना, पिछली बार हमने पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। ये 3 सिद्धांत हैं। देखिए, पावलोव का क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और थॉर्नडाइक का स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज में बहुत मान्यूट सा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको उनकी चीजों को समझना है। देखिए थॉर्नडाइक की थ्योरी में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत उसको कहते थे, और यहां पर अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत इसको कहते हैं। यानी उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते थे और यहां रिस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी कहते हैं। उसको एसआर थ्योरी कहते थे, इसको आरएस थ्योरी कहते हैं। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको देखना है। उसमें पहले रिस्पॉन्स, पहले क्या स्टिमुलस होता था, स्टिमुलस की वजह से सीखने वाला रिस्पॉन्स करता था, और यहां पर पहले रिस्पॉन्स होता है
और दे आफ्टर स्टिमुलस होता है। तो इस थोड़े से अंतर को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी, आरएस थ्योरी यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, फंक्शनल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर बॉक्स प्रयोग, स्किनर्स बॉक्स एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 11 नेम्स हैं, तो आपको सब ध्यान देना है। वैसे अगर आप समझ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको नाम नहीं रटना है, आपको चीजों को समझना है कि अगर रिस्पॉन्स पहले हो रहा है, स्टिमुलस बाद में आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अगर स्टिमुलस पहले है और रिस्पॉन्स बाद में है तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। वो थॉर्नडाइक का है, ये स्किनर का है। स्किनर ने अपने सिद्धांत पर पुनर्बलन का बहुत बल दिया, रीएनफोर्समेंट। इन्होंने एक नया टर्म शिक्षा जगत को दिया, वो है रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसी में समाहित है, इसलिए इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, आगे देखेंगे। तो ये आपके नाम थे। अब बात करेंगे हम स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्किनर। स्किनर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, चूहों पर किया, कबूतरों पर किया, ह्यूमन बीइंग पर भी, अपने घरेलू नौकर पर, तो बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए। यहाँ जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ वो इनके चूहे और कबूतर पर किया गया प्रयोग था। इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया जिसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। जैसे आपने थॉर्नडाइक का देखा था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बंद किया था बॉक्स में, उसको थॉर्नडाइक की उलझन पेटी कहा जाता है, और ये उसका संशोधित रूप है, इसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। स्किनर का चूहे पर प्रयोग 1938 स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया रैट पर। अब देखिए, ये स्किनर बॉक्स है, आप जो देख रहे हैं, यहां पर ये देखिए, यहां एक लाइट लगी है, यहां पर लाइट है, और ये एक स्क्रीन लगी है, यहाँ पे स्क्रीन लगी है जो कि यहाँ जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करती है। ये यहाँ एक लीवर लगा है, इस लीवर को पुश करने से खाना अपने आप यहाँ आ जाता है और चूहा उस खाने को खा लेता है, और ये यहाँ से रिलीज, ये यहाँ से चूहा अंदर जाता है, बाहर आता है। तो ये एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि भूखे चूहे को बॉक्स के अंदर कर दिया। अब चूहे ने पहले तो उछल कूद करी, बहुत सारी उछल कूद करने के बाद दीवालों को सूंघा, इधर उधर घूमा फिरा, और उसमें अचानक उससे ये वाला जो लीवर है, ये जो लीवर है, ये लीवर प्रेस हो गया उससे। जो लीवर प्रेस हो गया तो उसने देखा कि खाने की जो गोलियां वो आ गई, उसने गोली खा ली। अब दोबारा उसको बंद किया गया, दोबारा उसने फिर इधर उधर सूंघा, और सूंघने उंगने में थोड़ा सा कम समय लगाया, और लीवर को फिर उससे लीवर पुश हो गया और खाना उसने खा लिया। इस तरह से ये प्रक्रिया दोहराई जाती रही, और अंत में चूहे ने उछल कूद करने में या दीवालों को सूंघने में बिल्कुल समय नहीं लगाया, और सीधे वो गया, लीवर को पुश किया, खाना खाया। तो यहां पर इस तरह से चूहे ने
लीवर को पुश करके, यानी उस लीवर को दबाने की अनुक्रिया सीख ली, या उसने सीख लिया कि भोजन को कैसे प्राप्त करना है, लीवर को दबाना है, खाना खाना है, दैट्स इट। तो इससे क्या हुआ, यानी जो भोजन है ये क्या है, रीएनफोर्समेंट, रीएनफोर्समेंट के रूप में उसको भोजन मिला। उस भोजन की वजह से उसने अनुक्रिया की, ना कि स्टिमुलस। थॉर्नडाइक में क्या था, थॉर्नडाइक में भोजन बाहर रखा था जिसको देख करके बिल्ली अनुक्रिया करती थी, और यहां पर पहले अनुक्रिया करता है चूहा, यानी पहले रिस्पॉन्स करता है, इधर उधर टहलता है, घूमता है, लीवर दबाने की क्रिया करता है, और जब लीवर दबाने की क्रिया से उसको भोजन मिलता है तो बार बार इसी क्रिया को वो दोहराता है। और रीइंफोर्समेंट क्या है, बार बार किसी क्रिया को दोहराने की संभावना को बढ़ाना ही रीइंफोर्समेंट है। अगर किसी क्रिया की संभावना को बढ़ाया जा रहा है तो वो रीइंफोर्समेंट है। अगर कोई ऐसा बल जो हमें किसी काम को बार बार करने को प्रेरित कर रहा हो, वो क्या है, रीइंफोर्समेंट है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कि एक भूखे सफेद चूहे को, वो चूहा व्हाइट कलर का था, इसके अंदर बॉक्स में छोड़ दिया गया। बॉक्स ध्वनिरोधी था, उसमें किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं जाती थी, साउंड प्रूफ था। बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिसके लीवर दबाने की अनुक्रिया को रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। लीवर दबाने से अपने आप भोजन की गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। तो ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा, फिर दीवारों की फर्श को सूंघता रहा, फिर दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा, फिर लीवर के पास आया, लीवर उससे अचानक दब गया, जिसके परिणाम स्वरूप खाने के लिए गोलियां मिल गईं। और जब उसे गोलियां मिल गईं तो बाद के प्रयासों में बॉक्स में इधर उधर घूमने, सूंघने आदि में उसने नहीं के बराबर का समय व्यतीत किया, और अंत में एक समय ऐसा आया कि वो सीधे गया, लीवर को पुश किया, भोजन प्राप्त किया। तो उसने क्या किया, बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। तो ये था स्किनर का चूहे का प्रयोग। अब देखें, उन्होंने अगला प्रयोग किया कबूतर पर, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन 1943 में। जैसे चूहे को बंद किया था अपने बॉक्स में, उसी तरह स्किनर बॉक्स में इन्होंने कबूतर को बंद किया, और जिसमें एक विशेष स्थान पर चोंच मारने से उसे उद्दीपन के रूप में भोजन प्राप्त होता था। यहां लीवर था और वहां क्या था, वहां वो चोंच मारता था उस जगह, तो भोजन उसी तरह आ जाता था जैसे चूहे के केस में था, भोजन आ जाता था और वो भोजन प्राप्त कर लेता था। पहले कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वो इस काम में निपुण हो गया, जैसे चूहा आपने देखा ठीक उसी तरह। और अब जैसे ही कबूतर को बॉक्स में बंद करते, उसी तरह वो विशेष स्थान पर चोट मारकर भोजन प्राप्त कर लेते। यहां भी उसने क्या किया, चोंच मारने की अनुक्रिया को सीख लिया, यानी उसे कहां चोंच मारनी है, राइट प्लेस पर चोंच मारनी है जिससे उसे भोजन मिले। तो देखिए, यहां पर उसे किसी प्रकार का उद्दीपक, पहले स्टिमुलस नहीं था, लेकिन इसने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स करने से उद्दीपक की प्राप्ति हुई, रिस्पॉन्स करने से उद्दीपक मिला, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सॉरी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, आरएस थ्योरी। वहां क्या थी, एसआर थी, थॉर्नडाइक के केस में एसआर थ्योरी थी, लेकिन यहां पर स्किनर के केस में ये आरएस थ्योरी है, पहले रिस्पॉन्स दे आफ्टर स्टिमुलस। क्लियर। अब दूसरा प्रयोग, अगला तीसरा उन्होंने किया 1943 में ही कबूतर पर फिर से, लेकिन इसमें उन्होंने बॉक्स को चेंज किया और एक गोल रिंग में बंद कर दिया। अब कबूतर को क्या करना था,
भोजन प्राप्त करने के लिए रिंग के चक्कर लगाने थे, और जैसे ही वो एक चक्कर लगाता उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। पुनः पुनः यानी बार बार अनुक्रिया द्वारा चक्कर लगाकर भोजन प्राप्त करना सीख गया। वो जैसे ही एक चक्कर लगाता भोजन मिलता, एक चक्कर लगाता भोजन मिलता। इस तरह कबूतर ने बिल्कुल समय इधर उधर व्यतीत नहीं किया, दौड़ के आता, बिल्कुल चक्कर लगाता, तुरंत भोजन खाता, फिर दौड़ जाता, चक्कर लगाता, भोजन करता, दौड़ के आता, चक्कर लगाता, भोजन करता। तो उसने क्या किया, इस प्रयोग के अनुसार भी उसने अपनी अनुक्रिया द्वारा भोजन की प्राप्ति कर ली। यहां भी वही सिद्ध हो रहा है, पहले रिस्पॉन्स दे आफ्टर स्टिमुलस। अब देखिए, अब हमने 3 प्रयोग देख लिए, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। अगर आप इसको सही से समझना चाहते हैं तो आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा। जब आपने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया तो याद कीजिए वो सीन कि रोना धोना, किसी भी तरह स्कूल मत ना जाना, जबरदस्ती भेजे तो स्कूल में रोते रहना। अगले दिन उपाय खोजा गया, आप जैसे ही रोने लगे आपको एक चॉकलेट या बिस्किट का पैकेट दे दिया। आपने बिस्किट का पैकेट लिया और आप स्कूल चले गए। अगले दिन आप आए, फिर आपने आंखें लाल की, डबडबाई, तो मम्मी समझ गई कि क्या है, मम्मी ने बिस्किट का पैकेट दिया और आप स्कूल चले गए। तो ये क्रिया क्या है, बिस्किट का पैकेट आपके लिए स्टिमुलस और स्कूल जाने की क्रिया आपका रिस्पॉन्स। तो ये क्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, यानी अनुक्रिया है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से आप कहेंगे, थॉर्नडाइक वाली। अब इसको थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिए। आप स्कूल नहीं जा रहे थे, मम्मा ने कहा कि तुम स्कूल हो के आओ, अगर तुम अच्छे से स्कूल में पढ़ के आए तो मैं तुम्हें 2 पैकेट दूंगी। आपने क्या किया, आप खुशी खुशी स्कूल गए, बढ़िया से पढ़ाई की, लौटे, मम्मा ने आपको पैकेट दिया, बिस्किट का पैकेट। दोबारा आप फिर से स्कूल गए और फिर से मम्मा ने आपको बिस्किट का पैकेट दिया। तो यहां देखिए, पहले आपने रिस्पॉन्स किया, दे आफ्टर आपको रिवार्ड मिला, यानी स्टिमुलस मिला। तो ये हमारा है क्रिया प्रसूत, यानी इस प्रकार का जो व्यवहार है वो ऑपरेंट बिहेवियर है, और इस प्रकार के व्यवहार से जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपका स्कूल जाना, स्कूल जाके बिस्किट लेना, ये ऑपरेंट बिहेवियर है। और इस प्रकार से जब हम किसी चीज को सीखते हैं, आपने क्या किया, धीरे 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 वो बिस्किट का पैकेट भी खत्म हो गया, लेकिन आपने स्कूल जाना सीख लिया। यानी जब हम इस प्रकार से सीखते हैं तो वो क्या है, वही क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। क्लियर। अब अपने इन प्रयोगों से स्किनर ने निष्कर्ष निकाला कि जो व्यवहार की पुनरावृत्ति, यानी जो आपके बिहेवियर का रिपीटेशन या उसमें रिफाइनमेंट, उसके रिजल्ट से डायरेक्टेड होता है। यह निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो आपका व्यवहार की पुनरावृत्ति या उसका परिमार्जन है, उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। कोई भी बिहेवियर रिपीट तब होगा जब उसके सुखद परिणाम होंगे, यानी उसके रिजल्ट पर वो डायरेक्टेड होगा। व्यक्ति व्यवहार को संचालित करता है, जबकि अपने व्यवहार को बनाए रखना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। तो यहां देखिए, फिर से स्किनर ने इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा, ऑपरेंट बिहेवियर, और इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। इसको आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। द यूनिक फीचर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग is that the reinforcing stimulus occurs not simultaneously
with or preceding the response but the following the response। यहां देख सकते हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो आपका स्टिमुलस है वो साइमल्टेनियसली नहीं आता, तुरंत स्टिमुलस नहीं होता है, ना उसके साथ होता है, प्रीसीडिंग होता है, बल्कि रिस्पॉन्स के बाद में आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपको बिस्किट का पैकेट स्कूल से आने के बाद मिलेगा। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग एन ऑर्गेनिज्म मस्ट फर्स्ट मेक द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। यहां पर यह क्लियर कहा गया है कि आपको पहले डिजायर्ड रिस्पॉन्स देना होगा, जो कि वांछित अनुक्रिया है वो आपको करनी पड़ेगी। एंड देन अ रिवार्ड इज प्रोवाइडेड, और इसके बाद आपको रिवार्ड दिया जाएगा। द रिवार्ड रीइंफोर्सेस द रिस्पॉन्सेस मेक्स इट्स मोर लाइकली टू रीऑकर। और जो रिवार्ड है वो आपको पुनर्बलित करता है बार बार करने के लिए, मोर लाइकली टू रिकर, उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए, उस व्यवहार को दोहराने के लिए। आपको जो बिस्किट का पैकेट है वो आपको बार बार स्कूल जाने पर प्रेरित करता था बचपन में, और इस तरह से आपने स्कूल जाने की क्रिया को सीख लिया। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। आगे बढ़ते। तो इस प्रकार इस प्रयोग से समझा जा सकता है कि चूहे को लीवर दबाने पर भोजन की प्राप्ति नहीं होती, तो वह लीवर दबाने की क्रिया को नहीं सीख पाता। बिल्कुल क्लियर है ये कि यहां पर अगर जो चूहा था उसको लीवर दबाने पर भोजन नहीं मिलता तो वो क्रिया को बार बार नहीं करता, उसको भोजन मिल रहा था इसलिए वो बार बार कर रहा था। भोजन के रूप में जो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट उससे प्रेरित कर रहा था उसकी वजह से वो क्रिया को कर रहा था, और उसकी वजह से उसको भोजन की प्राप्ति भी हो सके। तो यहां पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि थार्नडाइक की थ्योरी में उससे थोड़ा सा ही अंतर है। थार्नडाइक की थ्योरी में होता क्या है, पहले स्टिमुलस होता है, पहले भोजन होता है, और फिर हम काम करते हैं उसके लिए। जैसा कि आपने देखा कि पहले जब बिस्किट का पैकेट आप लेते थे तब स्कूल जाते थे, लेकिन स्किनर के केस में पहले आप स्कूल जाते हैं फिर आपको बिस्किट का पैकेट मिलता है। तो वो था आपका SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक की थी, स्टिमुलस के प्रति आप रिस्पॉन्स करते थे, स्टिमुलस के अपोजिट। जैसे स्टिमुलस दिखा आपने रिस्पॉन्स करना शुरू किया, और यहां पर आप पहले रिस्पॉन्स करते हैं फिर आपको स्टिमुलस मिलता है। तो ये है RS थ्योरी, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी, RS थ्योरी। और थॉर्नडाइक की है SR थ्योरी। यहां पर जो पुनर्बलन है ये देख रहे हैं कि उसको बोल्ड किया है, तो रीइंफोर्समेंट यहां पर बहुत मस्ट है। पुनर्बलन ही है, पुनर्बलन ऐसे कार्य व्यवहार, मतलब ऐसा बल जिसकी वजह से हम किसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराने का संभावना को बढ़ा देते हैं। तो पुनर्बलन यहां पर बहुत जरूरी है। स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया टर्म लाया है इसी सिद्धांत से, वो था पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। आगे हम बात करेंगे इसकी। अब देखिए यहां पर कबूतर का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स है, और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक यानी स्टिमुलेट है। इसलिए इस अनुक्रिया को अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा किया था। यानी इस केस में आप जो कबूतर था वो रिंग में घूम रहा था,
और उसको भोजन प्राप्त होता था जो स्टिमुलस था। तो यहां पर पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस, इसलिए ये क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी या आरएस थ्योरी। और थॉर्नडाइक के केस में थी वो एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो इससे इन प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित होते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा निचोड़ है ये दो लाइन कि ऑपरेंट बिहेवियर इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस, सॉरी, ऑपरेंट बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन स्टिमुलस बट बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स। यहां पर जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो स्टिमुलस पर बेस होता है, ना कि रिस्पॉन्स, स्टिमुलस पर बेस नहीं होता बल्कि रिस्पॉन्स पर बेस्ड होता है। बार बार वो बता रहा था मैं एसआर थ्योरी, इसलिए उसमें ये हो जा रहा है। उसके केस में ये होता है कि पहले स्टिमुलस होता है फिर रिस्पॉन्स होता है। यहां पर क्रिया प्रसूत व्यवहार में आपको पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस, यानी कोई भी कार्य करने के लिए आपको स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है। यदि किसी क्रिया को करने के बाद कोई पुनर्बलन प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है। कुछ सीखने का जो पावर है, यदि यदि हमें किसी क्रिया को करने के लिए रीइंफोर्समेंट मिलता है, जैसे चूहे के केस में देख लीजिए, उसने एक बार लीवर को दबाया, बहुत देर मतलब सूंघ नहीं पा रहे, इधर उधर टहल नहीं पा रहे, दांत से दीवार को काटने के बाद लीवर उससे दब गया। और जब लीवर दबा तो उसको पुनर्बलन मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, भोजन की गोलियां। जब वो गोलियां आई उसने उनको खाया तो उसको क्या हो रहा, रीइंफोर्समेंट मिला और उसके सीखने की जो कैपेसिटी है, अधिगम की शक्ति, वो बढ़ गई। और उसने क्या किया, जल्दी जल्दी, और अंत में वो घुसते ही लीवर दबाता। तो यहां पर क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट की वजह से, पुनर्बलन की वजह से उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ गई। जैसे किसी विद्यार्थी को जब अंक प्राप्ति या किसी कार्य को करने पर इनाम दिया जाता है या प्रशंसा की जाती है तो उसके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। सपोज आप अच्छा काम करते हैं, आप स्कूल से लौटते हैं और होमवर्क करते हैं। अब आपके पापा हमेशा लोगों के बीच में आपकी तारीफ करते हैं कि मेरा बेटा है जिसको कहना नहीं पड़ता है और वो अपना काम तुरंत निपटाता है, होमवर्क तुरंत करता है। तो इससे क्या होगा, आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपकी सीखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अधिगम की शक्ति इसमें बढ़ जाती है। आपको लगेगा कि देखो बहुत अच्छी बात है। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, या पुरस्कार। आप स्कूल से लौट के आते हैं, तुरंत बैठ के अपना होमवर्क फिनिश करते हैं, होमवर्क जैसे ही फिनिश होता है मम्मा आपको चॉकलेट देती है। तो जब आपको रिवार्ड के रूप में वो चॉकलेट मिलती है तो इससे आपको काम करने का पावर मिलता है। या वो चॉकलेट ना देके कहें कि आप अपना काम खत्म कर लो, आपको 2 घंटे टीवी देखने दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका पुनर्बलन क्या है, टीवी देखना है। स्टिमुलस आपका क्या है, टीवी देखना है। तो आपने उसकी वजह से आपने क्या किया, आपने काम किया, आपने अनुक्रिया की और फिर आपको वो मिला। आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्किनर ने क्या किया, स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए, एक तो प्रतिवादित व्यवहार या अनुक्रिया व्यवहार, रिस्पोंडेंट और इलिसिटेड बिहेवियर, क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट और इमिटेड बिहेवियर। हम दोनों की अलग अलग चर्चा करेंगे। प्रतिवादित व्यवहार या अनुक्रिया व्यवहार,
स्किनर के अनुसार जो अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार के व्यवहार उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं तथा इनकी प्रकृति अनैच्छिक होती है। देखिए बिल्कुल साफ साफ है, यानी ऐसे कोई भी बिहेवियर जो किसी स्टिमुलस के कारण होते हैं, जैसे भोजन को देखकर लार टपकाना, इमली को देखकर मुंह में पानी आ जाना, तीव्र प्रकाश में पलकों को झपकाना, किसी आजकल चाट फुल्की बहुत चली है, किसी को फुल्की खाते हुए देखकर लगना कि चलो फुल्की खा लेते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये क्या हैं? अनुक्रिया व्यवहार। इस प्रकार के जो व्यवहार हैं ये हैं रिस्पोंडेंट बिहेवियर। Responses which are elicited by non-stimuli are classified as respondent behavior। यानी कोई नॉन स्टिमुली हो, नॉन स्टिमुलस हो, जैसे भोजन आप जानते, जैसे इमली आप जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो है स्टिमुलस, इमली को देखकर मुंह में पानी आ जाना, तो इस प्रकार के हम व्यवहार को रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। और ये इस टाइप के जो बिहेवियर होते हैं वो उद्दीपकों यानी स्टिमुलस के कंट्रोल में होते हैं, उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। यदि उद्दीपक ना हो तो ऐसा ना हो। अगर इमली नहीं हो तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। ये, या आप दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं, ऐसे कोई भी अनैच्छिक क्रियाएं वो अनुक्रिया व्यवहार होती है, यानी जिसकी हमें इच्छा नहीं है, हम स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भोजन को किसी चीज को देखकर हो जा रही है। जैसे बिजली का बल्ब जलने पर पलकों का झपकना, जैसे कमरे की लाइट जलने पर आपकी नींद का खुल जाना। ये अनैच्छिक है, आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही बल्ब जला आपकी नींद खुल गई। तो जो इस प्रकार के बिहेवियर हैं वो अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादित व्यवहार या रिस्पोंडेंट बिहेवियर या इल्सिटेड बिहेवियर कहे जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका इल्सिटेड बिहेवियर है, और इस टाइप के जो बिहेवियर हैं वो थॉर्नडाइक की थ्योरी में यूज होते हैं। इस ऐसे जो व्यवहार हैं प्रतिवादित व्यवहार या अनुक्रिया व्यवहार, तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी में यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में होते हैं। अब देखते हैं हम क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट और इमिटेड बिहेवियर। जो अनुक्रियाएं स्वेच्छा से होती हैं, अर्थात बिना किसी उद्दीपन के, ऐसे प्रसूत व्यवहार, उसे प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। ऐसी कोई भी क्रियाएं जो स्वेच्छा से होती हैं, यानी उनमें किसी प्रकार के स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है। The responses which need not to be correlated with any non-stimuli are called operant और imitate behavior। ऐसे responses जिनके लिए किसी नॉन स्टिमुली, ऐसे किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, जैसे भोजन को देख के लार, तो ऐसे नहीं, ऐसे किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होते हैं? ऑपरेंट बिहेवियर होते हैं। जैसे बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरा खिलौना ले लेना, उसके लिए कोई स्टिमुलस तो था नहीं, दो तीन खिलौने पड़े थे, अपनी इच्छा से, यानी ये क्रियाएं स्वैच्छिक होती हैं। उसने वो छोड़ा, दूसरा ले लिया। आप टेबल पर बैठे हैं, यूं ही हाथ पैर हिला रहे हैं, तो आपके इस काम के लिए कोई स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं। इधर उधर चहलकदमी करना, पढ़ना लिखना, तो इस तरीके के जो स्टिमुलस होते हैं, यानी इनके लिए कोरिलेशन जरूरी नहीं है किसी स्टिमुलस के साथ।
सीधे से आप कहें कि ये जो क्रियाएं होती हैं वो स्वेच्छा से होती हैं, इनके लिए किसी उद्दीपन की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, बार बार पुनर्बलन जो शब्द आ रहा था, अब यहां हम समझेंगे कि व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन का तात्पर्य किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाना है। ऐसा कोई भी फोर्स जिसकी वजह से किसी रिस्पॉन्स को हम बार बार करें। Reinforcement means that the probability of the repetition of certain responses is increased। यानी ऐसे रिस्पॉन्सेस, प्रोबेबिलिटी जहां पर रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, वो रीइंफोर्समेंट है। WF हिल ने कहा कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। Reinforcement is of that response to occur in future consequence of an occurrence which increases the probability। यानी रीइंफोर्समेंट की वजह से फ्यूचर में हम रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं बार बार करने के लिए। यानी हम किसी रिस्पॉन्स की संभावना को बार बार बढ़ाते हैं। जैसे आपका स्कूल जाकर बिस्किट का पैकेट लेना, फिर बढ़िया से स्कूल जाना, फिर बिस्किट का पैकेट लेना, तो ये क्या है, ये जो आपको बिस्किट का पैकेट मिल रहा है ये क्या है, रीइंफोर्समेंट है। ये क्या कर रहा है, आपकी बार बार स्कूल जाने की क्रिया को दोहरा रहा है। जैसे कबूतर, जो स्किनर का कबूतर था, उसका चक्कर लगाकर जल्दी से भोजन ले लेना, फिर दौड़कर चक्कर लगाना, फिर भोजन ले लेना, जो रिंग में दौड़ रहा था, तो ये बार बार उस क्रिया को जो दोहरा रहा था वो क्या था, वो भोजन था। यानी भोजन क्या था, रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का तात्पर्य ऐसे किसी बल से है, ऐसे किसी भी फोर्स से है जिससे किसी रिस्पॉन्स को हम बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो हमें मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन देता है कि हम उस काम को बार बार करें, वो ये रीइंफोर्समेंट है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट दो तरीके से दिया जाता है, एक धनात्मक तरीके से और एक ऋणात्मक तरीके से, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यह वे उत्तेजक हैं जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे भोजन, पानी, लैंगिक संपर्क, धन दौलत, मान सम्मान, प्रशंसा एवं सामाजिक मान्यता आदि की प्राप्ति। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आपका मान सम्मान देना, प्रशंसा देना, सामाजिक मान्यता देना या पुरस्कार देना। जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि 2 पेज राइटिंग लिख लो, ठीक, आपने 2 पेज राइटिंग लिखी और मम्मी ने खुश होकर चॉकलेट दी, एक चॉकलेट दी मम्मी ने खुश होकर, आपको लगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। अब मम्मी ने कल कहा कि बेटा राइटिंग लिख लो, आपने 3 पेज राइटिंग लिख डाली और मम्मी ने 2 चॉकलेट दी। अब देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि आप अपने आप प्रेरित होंगे कि अरे मैं तो अब 4 पेज लिखूंगा, तो ये पॉजिटिव। या आपके पापा आपकी तारीफ करते हैं लोगों में कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की से काम नहीं करते, उसके लिए टीचर्स को या मम्मी पापा को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का भी यूज करना पड़ता है। जैसे आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं
तो मम्मी के द्वारा 2 थप्पड़ का रसीद कर देना, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो थप्पड़ मिलेंगे, तो इस वजह से भी हमारे अंदर सुधार आता है। इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डरावनी आवाज निकालना, अपमान, डांट फटकार, ऊंची आवाज में चिल्लाना, दंड आदि देना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो नेगेटिवली आपको रीइंफोर्स कर सकती है। जैसे आपको भरी समाज में कहना कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत बेकार है, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो गलत बात है भाई, मुझे जो है संभाल के काम करना चाहिए। तो इस तरह से आपको रीइंफोर्समेंट मिला। तो इस तरह रीइंफोर्समेंट 2 टाइप का होता है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। कहीं कहीं आपको 4 टाइप का भी देखने को मिल सकता है। वो इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो आपको रिवार्ड और एक पनिशमेंट। तो पॉजिटिव रिवार्ड और नेगेटिव रिवार्ड, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। तो इस तरह से 4 टाइप में डिवाइड कर देंगे। लेकिन मेनली आपको ध्यान देना है कि 2 टाइप का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट को देने के लिए स्किनर ने 4 शेड्यूल बनाए। उन्होंने कहा किसी को 4 प्रकार से हम रीइंफोर्स कर सकते हैं। यहां देखिए शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां बनाई। उन्होंने 4 अनुसूची बनाई, निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, निश्चित अंतराल अनुसूची, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, सतत अनुसूची, कंटिन्यूअस शेड्यूल एंड पार्शियल शेड्यूल, आंशिक अनुसूची। तो इस तरह से उन्होंने 4 अनुसूचियां बनाई। एक एक को मैं डिस्क्राइब करता हूं। निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। इस अनुसूची में निश्चित करके पुनर्बलन दिया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दिया जाए। यानी एक निश्चित हो जाता है कि कितने रिस्पॉन्सेस आप करेंगे, उसके बाद हम आपको रिवार्ड देंगे। जैसे आपने कबूतर के केस में देखा कि 50 बार, सपोज 50 बार चोंच मारने पर एक दाना देना। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल हो गया। जैसे 4:1, 4:1 का तात्पर्य है, 4:1 मीन्स 4 बार सही रिस्पॉन्स देने पर केवल एक बार का पुनर्बलन देना। तो जरूरी नहीं है, जो डिसाइड करो। जैसे 3 बार अनुक्रिया करने पर एक बार आपको पुनर्बलन मिलेगा, 5 बार अनुक्रिया करने पर एक बार, 5:1। ये रेशियो कुछ भी, यानी रेशियो हो, फिक्स रेशियो हो कि आपको 4 चक्कर लगाने पर 10 पॉइंट मिलेंगे। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, एक गोल मारने पर ये पॉइंट मिलेगा, 2 गोल मारने पर ये पॉइंट। तो यानी उसका एक फिक्स होना, फिक्स एक रेशियो सेट होना कि अगर आप 2 चक्कर लगाएंगे, 4 चक्कर लगाएंगे तो एक बार आपको मिलेगा। 4:1, 5:1, जो भी फिक्स हो, लेकिन वो फिक्स हो। तो ये है निश्चित अनुपात अनुसूची, यानी फिक्स रेशियो शेड्यूल। नेक्स्ट, निश्चित अंतराल अनुसूची, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। इसमें सीखने वाले को एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। उसको अनुक्रिया से मतलब नहीं कि उसने 1 की कि 2 की, एक निश्चित समय के बाद। जैसे हर 10 मिनट पे, हर 2 मिनट पे, हर 5 मिनट पे, हर 1 महीने में, कुछ भी हो। उदाहरण के लिए किस्ती प्रयोग में 3 मिनट के बाद भोजन का कुछ अंश चूहे को देना। स्किनर ने एक किस्ती प्रयोग किया था, उसमें हर 3 मिनट के बाद भोजन के कुछ अंश चूहे को देते थे। या नौकर को 1 सप्ताह के बाद वेतन देना। कोई नौकर है, उसको ये फिक्स कर देना कि मैं तुम्हें
हर हफ्ते वेतन दूंगा, तो और या निश्चित समय पर आपको भोजन देना। तो इसमें एक टाइम फिक्स होता है, भले ही 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जो भी है। तो ये है फिक्स इंटरवल शेड्यूल, यानी यहां इंटरवल फिक्स होता है कि 1 घंटे का होगा इंटरवल बीच में या 10 मिनट का होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये है सतत अनुसूची, कंटिन्यूअस शेड्यूल। इस अनुसूची में सीखने वाले की प्रत्येक सही अनुक्रिया या व्यवहार का पुनर्वलन किया जाता है। स्किनर ने सबसे ज्यादा बल दिया है इसको, यानी प्रत्येक जो भी आपने रिस्पॉन्स किया, हर आपने सही अनुक्रिया की, भोजन आपको मिला। जैसे चूहे ने लीवर दबाया, भोजन पाया, कबूतर ने चोंच मारी, भोजन पाया। यानी हर सही अनुक्रिया पर आपने जैसे ही एक रिस्पॉन्स सही किया, तुरंत रीइंफोर्समेंट। तो इस प्रकार से किसी प्राणी को पुनर्बलन मिलता है तो वो अनुक्रिया करना जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जैसे ही इस काम को पूरा करूंगा मुझे मिलेगा। चूहे को पता था मैं जैसे ही लीवर दबाऊंगा, जितने जल्दी लीवर दबाऊंगा उतने जल्दी भोजन पाऊंगा, इसलिए उसने भोजन पाना लीवर दबाना सीख लिया। लेकिन इस अनुसूची की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि अगर आपने पुनर्बलन समाप्त कर दिया तो अनुक्रिया भी शीघ्र ही गायब हो जाएगी। जैसे अगर चूहे को भोजन ना मिलेगा लीवर दबाने पर, तो वो लीवर दबाना भी भूल जाएगा। इस थ्योरी का एक यही महत्वपूर्ण है कि यहां पर पुनर्बलन के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए, सीखने के लिए हमें पुनर्बलन चाहिए। क्लियर? तो यहां पर कंटिन्यूअस है, जैसा कि नाम है आप देख रहे हैं, सतत अनुसूची है, यानी कंटिन्यूअस शेड्यूल है। यहां कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है। आपने सही काम किया और आपको तुरंत पुरस्कार मिला। तो ये थी सतत अनुसूची। अब देखेंगे आंशिक अनुसूची। आंशिक अनुसूची यानी पार्शियल शेड्यूल। जैसा कि नाम से आप देख लें, पार्शियल या आंशिक। इस अनुसूची को वेरिएबल रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, यानी परिवर्तनशील पुनर्बलन। यानी ये कभी भी परिवर्तित हो सकता है। इसमें ना तो कोई समय सेट होता है और ना ही कोई निश्चित अनुक्रिया सेट होती है कि कितनी अनुक्रिया करने पर आपको मिलेगा। इस प्रकार के पुनर्बलन में जब मन किया तब आपको पुनर्बलन दे दिया। जैसे आपने 3 अनुक्रिया की, आपको पुनर्बलन दे दिया। फिर अगली बार आपने 5 अनुक्रिया की, आपको दे दिया। मतलब मर्जी का, परिवर्तनशील, कोई फिक्स नहीं कि 3 पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस अनुक्रिया में सही या गलत अनुक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता है। सही या गलत हो रहा है उससे नहीं मतलब है, वो तो आपको समय समय पर जब भी मन उनका करेगा तो पुनर्बलन आपको मिलेगा। इसमें कभी रोक लिया जाता है, कभी दे दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पुनर्बलन किसी भी समय और कितनी ही अनुक्रियाओं के बाद दिया जा सकता है। तो ये थी शेड्यूल, पुनर्बलन के शेड्यूल। अब बात करेंगे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंपोर्टेंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। शिक्षा में यह सिद्धांत मील का पत्थर है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम इसी सिद्धांत के तहत सीखते हैं। हम पहले साल भर मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, मार्क्स के रूप में हमको पुनर्बलन मिलता है, और जब पुनर्बलन अच्छा मिलता है तो हमें और अच्छा चाहिए होता है और अगले साल और ज्यादा मेहनत करते हैं। और इसके विपरीत अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से हमें क्या होता है, हम फेल हो गए, हमारी निंदा होती है, लोग हमें भला बुरा कहते हैं। तो
अब हमें प्रेरणा मिलती है कि अगली बार भैया बहुत मेहनत करनी है और ये बेइज्जती अब दोबारा ना बर्दाश्त करनी पड़े। तो यहां पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों में विभिन्न कौशलों को जागृत करता है और किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए एवं गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर घटाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, सीखने में, शिक्षा में कोई बालक अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन यानी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको रिवार्ड देना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो उसको डांटना भी चाहिए, फटकारना भी चाहिए, ताकि उसके गलत कार्यों को घटाया जा सके। स्किनर ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा पशुओं तथा मनुष्यों को काफी जटिल कार्यों को पुनर्बलन देकर आसानी से करने के लिए प्रेरित किया। यहां आप देख सकते हैं कि चूहा था, कबूतर थे, ऐसे ऐसे काम, लीवर दबाना आसानी से उन्होंने मोटिवेट किया और सिखा दिया। तो यहां मनुष्यों के लिए भी ये है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, आसानी से प्रेरित करें और वो अच्छे से काम करें और अच्छे से अच्छा सीखें। यह सिद्धांत को व्यवहार और चिकित्सा में भी उपयोगी माना जाता है। अगला, इस सिद्धांत में चूहे को भोजन का मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा के 2 शब्द एवं पुरस्कार आदि बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्बलन है। देख रहे हैं कि इस प्रयोग में उसके लिए क्या था, लीवर को दबाता था, भोजन मिल जाता था, कबूतर चोंच मारता था, भोजन मिल जाता था। तो ये क्या था, प्रॉपर रीइंफोर्समेंट था उसके लिए। प्रॉपर रीइंफोर्समेंट मिला, उसने उस काम को जल्दी जल्दी सीख लिया। इसी तरह यहां बच्चे के केस में भी है। अगर हम उसकी प्रशंसा करेंगे या उसको पुरस्कार देंगे, इसीलिए स्कूल में आप देखते हैं पुरस्कार देने का चलन होता है। आप अगर कोई भी आप काम करते हैं आपको ट्रॉफी मिलती है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे ग्रेड दिए जाते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में पास। तो ये सब क्या है, पुनर्बलन के तरीके हैं। यानी प्रॉपर पुनर्बलन हम अगर देंगे तो बच्चा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होगा। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व था। यद्यपि ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहा, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की। तो आगे हम देखेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की आलोचनाएं। क्रिटिसिज्म ऑफ स्किनर्स थ्योरी। आपको मालूम है अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की प्रशंसा की, परंतु कुछ शिक्षण शास्त्रियों ने स्किनर के सिद्धांत की आलोचना भी की। उन्होंने यह माना कि यह सिद्धांत नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया है और नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए इस सिद्धांत के प्रयोग को हम प्राकृतिक परिस्थितियों में कैसे लागू कर सकते हैं। अब देखिए, जो चूहा था वो प्रयोग उन्होंने किया कंट्रोल्ड सिचुएशन में, नियंत्रित परिस्थितियों में, बिल्कुल कंट्रोल्ड सिचुएशन में, यानी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो चूहा पिंजड़े में बंद था, उछल कूद किया, उससे लीवर दब गया। अगर वो खुला होता तो जरूरी नहीं था कि वो लीवर को दबा ही देता, वो आगे पीछे भी भाग जाता। तो इस तरह से यानी हमने एक कंट्रोल्ड जो सिचुएशंस थी उसमें कोई काम करना सीखा, तो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में वो लागू कर दिया जाए। जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस हैं, नेचुरल सिचुएशंस हैं, उनमें वो इंप्लीमेंट कैसे होगा। निश्चित रूप से
ये बात में दम है कि अगर वो चूहा था, खुला होता, तो हो सकता था वो ना करता वो काम। और इनका यह भी कहना है कि इस प्रकार के प्रयोग में पशु व अन्य जीव थे, यानी जो भी था वो पशु पक्षी थे। अब उनके आधार पर आपने सीखने के नियम बनाए जो सामाजिक परिस्थितियों में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। इस प्रकार कार्यात्मक पुनर्बलन प्रणाली मानव की स्वेच्छा, उत्सुकता, क्रियात्मकता पर ध्यान देने में असफल रही। यानी पुनर्बलन के चक्कर में वो मानव क्या करेगा, उसकी स्वेच्छा, मानव की स्वेच्छा या उसकी उत्सुकता, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इस तरह से स्किनर के सिद्धांत की ये आलोचनाएं हैं और आज हमारा ये स्किनर का सिद्धांत पूरा हुआ। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं देखता हूं कि कोई भी जो भी वीडियो देख लेते हैं, देखने के बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसे आपको ये मिल रहा है, इससे आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। वैसे ही उसी तरह जब मेरे चैनल में व्यूज बढ़ेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे, तो वो मुझे भी रीइंफोर्समेंट का काम करेगा और मुझे पुनर्बलन मिलेगा। तो प्लीज मेरे रीइंफोर्समेंट का भी ख्याल रखिए। जित कम से कम जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो लोग तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।